रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, क्या ये गियर बदलने का समय है? इंडिया फॉर डी डॉलराइजिंग ट्रेड विद मोर नेशंस। क्या भारत को भी वी डॉलरीकरण की तरफ बढ़ना चाहिए? भारत राष्ट्रीय मुद्राओं में ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म विकसित करने के लिए ईस्ट एशियन कंट्रीज और एशियन क्लियरिंग यूनियन के मेंबर्स के साथ टॉक कर रहा है और इस बात की संभावना तलाश रहा है कि अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रुपए में व्यापार किया जा सके। इसके लिए भारत निरंतर प्रयास कर रहा है और इसको समझने के लिए हमें पूरा बैकग्राउंड भी थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम चाइना के युआन को देखें, रिसेंटली चीन और फ्रांस के बीच 10 अरब डॉलर की एक डील हुई थी, जिसमें युआन में ये डील की गई थी और अमेरिकी डॉलर को नेगलेक्ट कर दिया गया था। और जैसा कि ये आमतौर पर नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सचेंज होते हैं, इस तरीके के इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं वो उनमें, और इस कदम को जो चाइना का था वो डी डॉलराइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया, जो लेन देन के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में अमेरिकी डॉलर के बजाय युआन को प्रमोट करती है। एक्चुअल में जब ब्रिटेन वुड्स सिस्टम आया उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड को रिप्लेस करके अमेरिकी डॉलर का उपयोग करेंसी फॉर एक्सचेंज के रूप में किया जाने लगा और अमेरिकी डॉलर अब वो मानक बन गया है जिसे अन्य सभी जो मुद्राएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। और सबसे विशेष रूप से अगर हम देखें तो यूक्रेन में युद्ध के चलते रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए, उसके चलते रूस की जो सेंट्रल बैंक और का जो रिजर्व है उसकी प्रयोग करने की क्षमता पर उसका निगेटिवली इम्पैक्टेड हुआ। और इसके कारण कम से कम अगर हम बैकग्राउंड में देखें तो 25 देश ऐसे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज लेड सैंक्शंस का सामना कर रहे हैं और इसका तात्पर्य यह है कि डॉलर इन देशों के केंद्रीय बैंक भंडार में व्यापक भूमिका नहीं निभाता है, जिसके चलते ये देश अन्य मुद्राओं पर भरोसा करने के लिए मजबूर हुए हैं। और हाल के दिनों में युआन हैव इमर्ज एज द मोस्ट लाइकली कंटेंडर टू द डोमिनेंस पोज्ड बाय द यूएस डॉलर, अर्थात अमेरिकी डॉलर प्रभुत्व के सबसे संभावित दावेदार के रूप में चीन का युआन सामने आया है और ये भारत के लिए एक चुनौती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस वीडियो में भारत ने जो ये निर्णय लिया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। हालांकि भारत, यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका जैसे जो विकसित देश हैं या जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो चीन के युआन का बड़े पैमाने पर उपयोग करेंगे, ये एक फार फेच्ड आइडिया है, दूर की कौड़ी की बात है। जबकि रशियन दबाव के चलते ऐसी रिपोर्ट आ रही है, ब्लूमबर्ग ने बताया है कि इंडियन रिफाइनरीज ने रशिया के क्रूड ऑयल के बिल का पेमेंट युआन में करना शुरू कर दिया है। और ये भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है क्योंकि भारत युआन को एक मुद्रा के रूप में, एस्टैब्लिश करेंसी के रूप में, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड एक्सचेंज के रूप में प्रयोग की जाए, उसको भारत कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है। ये भारत की सॉवरेनिटी के विरुद्ध जाता है, भारत की जो स्ट्रेटजी है उसके विरुद्ध जाता है। और इसीलिए भारत ने नेशनल करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म विकसित करने के लिए ईस्ट एशियन कंट्रीज और एशियन क्लियरिंग यूनियन के मेंबर्स के साथ इस बात की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है कि क्या ये जो हम बायलैटरल तरीके से अपनी अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। और इस कदम का जो उद्देश्य है वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में यानी वैश्विक वित्तीय प्रणाली में ग्रेटर स्टेबिलिटी को लाना है, अधिक स्थिरता है, भारतीय रुपए का इंटरनेशनलाइजेशन हो, अमेरिकी डॉलर जैसी हार्ड करेंसीज पर भारत की डिपेंडेंसी या निर्भरता कम हो। ये हार्ड करेंसी क्या है इसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो करेंसीज पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल होती हैं उन देशों से होती हैं जहां पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाई जाती है, वहां की करेंसी को हम हार्ड करेंसी कहते हैं। और ये जो हार्ड करेंसी है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो इसमें अपना पूरा फेथ रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, क्योंकि इनमें डेप्रिसिएशन की चांसेस, संभावनाएं बहुत कम होती हैं और इन्वेस्टर इस करेंसीज में जो है इन्वेस्ट करने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यूएस डॉलर है, यूरोपीय यूनियन का यूरो है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कनाडियन डॉलर है, स्विस फ्रैंक है। ये वो मुद्राएं हैं जिन्हें हम हार्ड करेंसीज जानते हैं। और चूंकि इन सब में भी यूएस डॉलर जो है वो सबसे विशिष्ट है, सबसे अलग है और इसे वर्ल्ड की फॉरेन रिजर्व करेंसी के रूप में जाना जाता है। और इसीलिए इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जनरली किस में किए जाते हैं? यूएस डॉलर्स में किए जाते हैं। तो यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। और इसी यूएस डॉलर को रिप्लेस करना चाहता है चाइना अपनी युआन से, जो भारत या किसी भी इमर्जिंग जो इकोनॉमीज है उनके हित में नहीं होगा।
और इसी के चलते जो ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है। और वर्तमान में जो एशियन क्लियरिंग यूनियन है उसके अध्यक्ष ईरान है, और ईरान ने इस दिशा में काफ़ी कार्य किया, क्योंकि ईरान भी अमेरिकन और वेस्टर्न लेड सैंक्शन से पीड़ित रहा है। तो वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जो है निरंतर प्रयास कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है कि किस तरीके से एसीयू जो यानी एशियन क्लियरिंग यूनियन के जो प्रयास हैं उससे जुड़े हुए जो देश हैं वो किस तरीके से बायलैटरली अपनी अपनी मुद्राओं में ट्रेड कर सकते हैं। उस दिशा में ईरान का सहयोग अधिक रहा है, और भारत भी इस दिशा में अब निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि चीन के युआन को काउंटर किया जा सके और रुपए को एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एस्टैब्लिश करते हुए उसे प्रपोज भी किया जाए कि भारत इसको प्रमोट करना चाहता है। अगर हम इस पूरी मुद्राओं के पूरे वैकल्पिक व्यवस्था को देखें तो इस वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो एसीयू है वो सहमत है। और अगर एसीयू की बात की जाए तो एक्चुअली में एशिया और प्रशांत के लिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ESCAP था। ये इसकी पहल पर 1974 में एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है वो बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान के सेंट्रल बैंकों के बीच में एक इंटर रीजनल लेन देन के निपटाने की एक पेमेंट व्यवस्था है, और जिसमें मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देश भी जो रीजनल एरिया के कंट्रीज हैं वो भी शामिल रहे हैं। और फिर ये एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है इसका जो उद्देश्य क्या है कि सदस्य देशों के बीच भुगतान की सुविधा जो है प्रदान करना है। एक्चुअल में इस तरीके की जो क्लियरिंग यूनियन की आवश्यकता महसूस की गई थी वो 1940 के दशक में ही की गई थी, जब JM कीन्स ने जो है इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनियन का एक प्रस्ताव रखा था जो कि मल्टीलैटरल बेसिस पर जिससे काम करना था। अगर हम भारत के प्रयास देखें इस दिशा में तो भारत जो है प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास के साथ एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। ये ब्रिटेन की जगह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और 18 देशों ने भारतीय मुद्राओं में व्यापार निपटान के लिए लगभग 60 विशेष रुपए वेस्ट्रो अकाउंट खोल रखे हैं। ये वेस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं निश्चित रूप से आपको इसके बारे में जानकारी होगी, थोड़ा सा हम इस पर ब्रीफ करेंगे। भारत में वेस्ट्रो जो खाते हैं वो लगभग 18 देशों के हैं, जिसमें कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, कुछ जो हैं ईस्टर्न एशिया के देश हैं जैसे बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुआना, इजराइल, केनिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, श्रीलंका, सिंगापुर। ये सारे 18 देश हैं जिनके भारत के साथ वेस्ट्रो खाते हैं, वेस्ट्रो अकाउंट्स हैं। और ये रुपए वेस्ट्रो खाते हैं क्या? भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल ट्रेड को रुपए में निपटाने के लिए एक नई व्यापार व्यवस्था की घोषणा जो है 2022 में की थी, और जिसके तहत जो बैंक थे उनको रुपए वेस्ट्रो खाते खोलने थे। और ये रुपए वेस्ट्रो खाते जो है भारतीय बैंक जो होते हैं, जो इंडियन बैंक हैं, उनमें विदेशी इकाई की हिस्सेदारी को भारतीय रुपए में रखा जाता है। यानी जब कोई भारतीय आयातक किसी विदेशी व्यापारी को रुपए में भुगतान करना चाहता है तो राशि इस वेस्ट्रो खाते में जमा कराएगा। एक इंडियन इंपोर्टर है, वो रुपए में भुगतान करेगा बाहर, तो वो अपने वेस्ट्रो खाते में उस रुपए को जमा कर देगा और वो रुपए में उसको वेस्ट्रो खाते मिल जाएगा, और इस तरीके से उसका जो वेस्ट्रो खाता होगा वो रुपए में उसको भुगतान कर देगा। ठीक इसी तरीके से कोई निर्यातक है, वो रुपए में भुगतान करना चाहता है किसी वस्तु या सेवा के लिए, तो वेस्ट्रो खाते में जो उसका रुपया पड़ा होगा उससे उसकी कटौती कर ली जाएगी। ये एक वेस्ट्रो खाते का पूरा मैकेनिज्म है। और ये घरेलू बैंकों को, ये जो वेस्ट्रो अकाउंट्स हैं, वो जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनको फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स तक पहुंच बनाने में सक्षम बना रहा है। और एक तरीके से जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, विदाउट हैविंग टू एस्टैब्लिश ए फिजिकल प्रेजेंस अब्रॉड, हम उन तक अपनी सर्विस को पहुंचा पा रहे हैं। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो था भारत का पहला बैंक था जिसने इस तरीके का एक स्पेशल रुपी वेस्ट्रो अकाउंट खोला था मलेशिया में। और फिर वेस्ट्रो खाते वैश्विक स्तर पर हम देखें तो रुपए को मजबूत करेंगे, व्यापार घाटा हमारा कम होगा, क्योंकि जो लेन देन होगा हमारा, वो ट्रेड जो होगा वो रुपए में होगा। और देशों की जो बैंकिंग प्रणाली है, आपको एक जानकारी है कि एक गैर स्विफ्ट
प्लेटफॉर्म बनाने पर भी विचार चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर जब हमला किया और वेस्टर्न कंट्रीज ने उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाए, तो उसको स्विफ्ट से निकाल दिया गया। स्विफ्ट एक्चुअल में एक वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है, जिसे हम स्विफ्ट कहते हैं। और ये बेल्जियम बेस्ड एक सोसाइटी है जो वित्तीय लेन देन और भुगतान के लिए क्या करती है, सेवाएं प्रदान करती है। चूंकि जिस तरीके से रूस को निकाला गया और पश्चिमी देशों ने जिस तरीके से एक दबाव बनाया, उसके चलते अब एक गैर स्विफ्ट प्लेटफॉर्म बनाने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। तो भारत इस दिशा में भी जो है एशियन क्लियरिंग यूनियन के साथ मिलकर के काम कर रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी निश्चित रूप से आना चाहिए, क्योंकि रुपए को अगर हमें इंटरनेशनली एस्टैब्लिश करना है और ये हमारी सार्वजनिक नीति का, पब्लिक पॉलिसी का अगर एक वांछनीय उद्देश्य है, तो हमें निश्चित रूप से इस दिशा में काम करना होगा। और अगर हम देखें तो सीमा पार लेन देन में अगर हम रुपए का उपयोग करने लगते हैं, तो भारतीय व्यापार के लिए जो जोखिम है, मुद्रा जोखिम है, वो कम होंगे। विदेशी मुद्रा भंडार रखने की जो हमें आवश्यकता होती है, निरंतर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर जो ध्यान रखते हैं, उसकी आवश्यकता हमारे लिए कम हो जाएगी। भारत की इकोनॉमी को बाहरी झटके से बचाएगा, सौदेबाजी में भारत का सुधार होगा, और जो भारतीय व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी जो है पावर बढ़ेगी। और ओवरऑल इंडिया की जो वैश्विक कद है, भारत का जो ग्लोबल स्टेचर है, वो काफ़ी बढ़ करके सामने आएगा। और जिस तरीके से भी हमने बताया कि भारत ग्लोबली जो है दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके है, शीघ्र ही भारत 4थी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अपने कुछ जोखिम भी हैं, ये जोखिम वास्तविक हैं, लेकिन भारत को अगर आर्थिक महाशक्ति, इकोनॉमिकल पावर बनना है और प्रगति करनी है, तो भारत को ये जोखिम उठाना ही होगा। और जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें ऐसे जोखिमों को देखने के लिए और उनको काउंटर करने के लिए और उनके प्रभाव को सीमित करने के लिए तमाम प्रावधान किए जा रहे हैं, किए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मौद्रिक जो नीतियां हैं, उसको यह हालांकि चुनौतीपूर्ण बनाएगा, लेकिन इस सब के बावजूद भारत के लिए यह आवश्यक है कि भारत रुपए को आगे बढ़ प्रमोट करे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में, और कम से कम भारत अपने विदेशी व्यापार के लिए रुपए का प्रयोग कर सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।